क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास उसकी असल ताकत उसकी फ़ौज नहीं, ईरान के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो कि एक ही महाज पर बैक वक्त जंग छेड़ सकती हैं। और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ईरान के ऊपर जो ईरान के पास मौजूद इस वक्त प्रॉक्सी आर्मी है, उस पर तज्ज़ियाकार उसको शेडो आर्मी भी कहते हैं। और ये शेडो आर्मी है क्या, ये कैसे काम करती है, उस पर आज हम तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको याद होगा कि रात गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि ईरान के ऊपर अब फ़ौजी कार्रवाइयों का आगाज़ करना ज़रूरी है। और इसके लिए ईरान ने बाकायदा कहा है कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ हमारी धरती के ऊपर और फिर हम आपको बताएंगे कि हम ईरानी क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर अचानक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी उनको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर फ़ौजी जो है वो भेजे जाए ईरान की सरहद, ईरान के बॉर्डर के पास, ईरान की ज़मीन की धरती के ऊपर, क्योंकि ईरान का बहुत ज़्यादा कुछ तबाह कर दिया। तो उसके बाद ईरान के जो सफ़ीर हैं, ईरान के मुख्तलिफ तज्ज़ियानगार, IRC पाकिस्तान इनकलाब, उनकी तरफ से कहा गया कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ हमारी धरती के ऊपर, फिर हम आपको बताएंगे भाई ऐसा क्या है ईरान के पास। क्योंकि ईरान के पास है उनकी शेडो आर्मी, उनकी प्रॉक्सी आर्मी, जो कि मशहूर है इसी बात के ऊपर कि ईरान की फ़ौज सिर्फ एक ईरान के हद तक महदूद नहीं है। ईरान ने अपनी ताकतें मुख्तलिफ सरहदों, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बना के रखी हुई हैं। वो ताकतें हैं क्या? सबसे पहले आपके जहन में आएगी हिजबुल्लाह। बिल्कुल बात आपने सही की कि लेबनान के अंदर मौजूद जो हिजबुल्लाह है वो ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। और हिजबुल्लाह अब टारगेट कर रहा है इसराइल को। और अगर ईरान के अंदर अमेरिका की फ़ौजें दाखिल होती हैं तो फिर हिजबुल्लाह उनकी बैक पे होगा, और बैक पे होगा तो फिर आमने सामने एक तरफ ईरान की फ़ौज तो पीछे लेबनान हिजबुल्लाह होगी, तो दरमियान में होगी अमेरिकन और इसराइली फ़ौज। अगर मिसाल के तौर पर अगर वो हमला करते हैं तो अगर इसराइल अमेरिका के दरमियान अब मज़ीद ये जंग जो सूरत हाल है, अब वो अगर ज़मीनी सतह पर पहुँचती है तो ये फोर्सेस के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो, क्योंकि ईरान की जो जंग हिकमत अमली है उसकी बिलाशुबा जो है वो बहुत बड़ी है। जैसे मैंने को पहला जिक्र किया हिजबुल्लाह का, तो इसराइल जैसी जो जदीद फ़ौज है उसका सामना करेगा तो बराह रास्त जंग जो है वो आसान नहीं होगी, क्योंकि ईरान की हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इसलिए ईरान ने मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करते हुए उसको एसिमेट्रिक वारफेयर जो है, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो अब शुरू कर दी है। अब इस जंग में बराह रास्त लड़ाई की बजाय जो है वो अब सूरत हाल ये होगी कि जनाब आप मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे महाज पर लड़ाइयाँ जो है वो जारी रखेंगे। अब उसमें हिजबुल्लाह का किरदार जो है वो बहुत अहम है। अब पूरे मुश्किल अवस्था में ऐसे ग्रुप्स के साथ जो है वो रवाबत बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसकी पॉलिसियों के करीब जो है उनको समझा जाता है, और यही ग्रुप्स उनके प्रॉक्सी नेटवर्क के अंदर शामिल होते हैं। तो दूसरा ग्रुप उनका है जी आपका हूसी ग्रुप। तो हूसी ग्रुप की अगर बात की जाए तो हूसी ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ताकतवर ग्रुप है, जिसको कहा जाता है कि अगर अब ये भी मैदान में उतरेगा, और मैदान में उतरेगा तो ये भी अगर फ़ौजी कार्रवाइयों का अगर आगाज़ किया जाता है तो ये ग्रुप भी आपके सामने जो है वो नज़र आएगा। अब इसको अब सबसे ज़्यादा तो समंदर का महाज जो है वो कहा जाता है। तो यमन में जो मौजूद जो हूसी हैं वो तहरीक एक और अहम अंसर के ऊपर काम करते हैं। हूसी बागियों ने जो हालिया बरसों में बहरा अहमर और खलीज उदन के करीब कई कार्रवाइयाँ की, और ये समंदरी रास्ता दुनिया की तजारत के लिए इंतहाई अहम है, जिस रास्ते पे वो मौजूद हैं। और अगर यहाँ कशीदगी बढ़ी तो फिर आलमी तजारत और तेल की सप्लाई आपके सामने है कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है स्टेट ऑयल के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि ईरान की तरफ से बाकायदा अनाउंस किया जा रहा है कि उनकी जो लाइन है, अगर उसके अतराफ़ कोई आया तो वो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को आने की इजाज़त है, पाकिस्तान का कोई भी अगर तेल शिप आता है तो पाकिस्तान को आने की इजाज़त होगी। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हूसी जो समंदर का महाज है वो संभाल लेंगे, तो इस समंदर के महाज पर फिर वो फ़ाइट करेंगे, और वो भी अच्छे खासे फ़ाइटर। आए रोज़ हमने ख़बरों में सुना है कि वो किस तरह से फ़ाइट करते हैं। तो दूसरी तरफ है आपका जी इराक़ के जो मलेशियाज़ हैं। अब ये आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा कि कुर्द जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। तो अब ये मत अमेरिका सोचे कि जनाब ईरान के पास वहाँ पर कोई फ़ोर्स है वो नहीं मौजूद। तो ईरान के पास भी ऑलरेडी वहाँ पे फ़ोर्स मौजूद है, जो कि इराक़ के अंदर कई मसल्ह ग्रुप उनके साथ शामिल है। गोया कि ये इतनी बड़ी फ़ोर्स नहीं होगी कुर्द के मुकाबले में, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ा भी हो तो उसको टक्कर देने के लिए, छोटा भी हो तो उसको कुछ देर के लिए टक्कर दे सकते हैं, तो वो टक्कर देने के लिए तैयार ज़रूर है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ हमारे मराहिल है इसमें ईरान के अंदर और इराक़ के अंदर, और साथ दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ग्रुप बना के रखे हुए हैं कि ग्रुप कभी भी खड़े हो सकते हैं। ये ईरान की असल हिकमत अमली, क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान अपनी हिकमत अमली में सबसे आगे। गोया ईरान को जानी
नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ उनके सुप्रीम लीडर की शहादत हुई। सुप्रीम लीडर के बाद उनकी कमांडर सारी जो है वो ख़त्म कर दी गई, जो कि अमेरिका ने दावा किया। अब उसके बाद अमेरिका ईरान की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो इन हमलों की भी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये कि जनाब कोई चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। सुबह को सो जाते हैं, रात को मिसाइल दाग देते हैं। मतलब इसराइलियों का तो रात का सोना उनका हराम किया हुआ है ईरान ने। अब रात के वक्त जब सायरन बजते हैं, सारे उठ जाते हैं, भाई बम आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, फौरी फौरी उठ के बाहर बंकर में घुस जाओ। ये सिचुएशन इस वक्त तल अवीव की और इसराइल के जो मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों की सूरत हाल बनी हुई है। और जब बम जाते हैं तो क्लस्टर की सूरत में जाते हैं। पहले शायद ड्रोन जो है वो जाएगा, $20,000 का जो सस्ता ड्रोन है वो जाएगा और उसको मारने के लिए आएगा। 50 लाख $1 का जो है वो आपका इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन ड्रोम आएगा। ये स्ट्रेटजी है कि उनको इकोनॉमिकली उनको कमज़ोर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। गोया वो हो तो नहीं सकते, लेकिन जो नुकसान है डिफेंस के लिहाज से वो सबसे ज़्यादा उनको दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास महंगी चीज़ें थी। अब ईरान जो है वो सस्ते मिसाइल, सस्ते ड्रोन जो है वो उड़ा के उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अभी तक मिसाइलों की तफसीलात आपने सुनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यूएई के अंदर जो है वो उन्होंने मिसाइल दागे, वो भी ओवरसीज़ बेसिस के ऊपर जहाँ पे यूएस से बैठा हुआ था। तो ये एक स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी पे ईरान चल रहा है, अल्लाह ना करे कि उनके मिसाइल ख़त्म हो जाए। लेकिन कहा यह जाता है कि अभी तो जो IRGC का बयान था, पासदारान इनकलाब का बयान था, वो ये कहते थे कि अभी तो हमने भाई पुराना स्टॉक पाइल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, नया स्टॉक पाइल तो हमें खोला ही नहीं है। अब लोग परेशान हैं, एनालिस्ट जो डिफेंस के एनालिस्ट है वो परेशान है कि अगर इन्होंने नया स्टॉक पाइल खोल दिया मिसाइल का तो फिर क्या होगा, अगर उनके पास नए मिसाइल अगर अभी मौजूद हैं। तो खैर ये सूरत हाल है। अभी भी जंग जो है वो जारी है। जानी नुकसान ईरान का बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस नुकसान में बताया जा रहा है 1000 से ज़ायद शहादतें जो है वो हो चुकी हैं और 2000 से ज़ायद जो अफराद ज़ख्मी हैं। ये रेड क्रिसेंट की रिपोर्ट है। लेकिन इसराइल में भी ज़्यादा नुकसान है, लेकिन इसराइली छुपा रहे हैं, इसको वो शो नहीं कर रहे मीडिया के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से बमबारी की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ 10 लोग ही रहते होंगे, 10 लोग ही हलाक हुए। इसराइल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने दे रहा। खैर एनी हाउ, जो प्रॉक्सी वार की हमने बात की, ईरान अभी इस प्रॉक्सी वार के ऊपर आया नहीं, लेकिन अमेरिका इसराइल अगर इस की कोशिश करते हैं कि वो ईरान के बॉर्डर पे आके फ़ौजी कार्रवाइयों का आगाज़ करते हैं, ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ करते हैं, तो फिर ईरान अकेला नहीं, ईरान के साथ कई ऐसी ताकतें मौजूद होंगी जो मिलकर फ़ाइट करेंगी। इधर से ईरान के साथ सामना होगा, पीछे से वो फोर्सेस जो है वो पीछे से आ जाएंगे। तो खैर एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है ये भी छिड़ सकेगी। फिर ये छोटी लड़ाई नहीं होगी, ये बहुत देर पर लड़ाई जो है वो चलेगी। तो देर पर लड़ाई चलेगी तो फिर जो समुद्री रास्ते हैं वो बंद होंगे तो तेल बंद होगा तो मुआशी सूरत हाल, हम सबको परेशानियों का सामना जो है करना पड़े। अभी कल ही देख रहे थे कि मीटिंग जो है वो कॉल कर ली गई, स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे और ये तय है, स्कूल बंद हो जाने, आपके स्कूल ऑनलाइन हो गए, आपका जो वर्किंग और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है वो आपका जनाब उन्होंने शेड्यूल कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्राम होम जो है वो किया जाए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तमाम आपके तलीमी इदारों ने ऑनलाइन सेशन के ऊपर ले जाने हैं। मार्केट्स आपकी कम मार्केट्स का भी दुरानिया जो है वो हो जाएगा और हो सकता है कि गाड़ियों की भी प्लानिंग कर रहे हो कि जनाब अब हफ्ते में आप 2 दफ़ा गाड़ी निकाले, 3 दफ़ा निकाले। ये चीन में प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है और वो हो भी रही है। हो सकता है इस प्रैक्टिस के ऊपर भी काम कर ले। खैर कोशिश ये करनी है कि तेल की खपत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम की जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तेल की खपत चलती है तो फिर हमारे पास तेल कम होता जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप छुट्टियां दे जाते हैं, वर्क फ्राम होम करते हैं, तो हमारे यहाँ ये रवायत है कि जब भी छुट्टियां होती हैं, हम छुट्टियां लेने के बाद तेल डलवाते हैं। तेल डलवाने के बाद हम मरे निकल जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, मर ही जाएंगे। वहाँ जाके हम इंजॉय करेंगे, सैर सपाटे करेंगे, ये भी सूरत होती है। खैर बैक टू द पॉइंट, ईरान के पास प्रॉक्सी वॉर मौजूद है, ईरान के पास मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, ईरान अकेला नहीं है। लेकिन हमारी दुआ है कि ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर सिलसिला रुकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, लोग मरेंगे, लोगों की जानें जाएंगी। मुल्क ना सिर्फ ईरान को नुकसान होगा, पूरे मिडल ईस्ट को नुकसान जो है वो हो रहा है। मिडल ईस्ट को नुकसान होगा तो हम सब को नुकसान होगा और हम सब इस दायरे में आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।